हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीपेप के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम विजन की थर्ड पार्ट के जो हमारा डिटेल डिस्कशन रहता है उसका वीडियो लेकर हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके सामने। सितंबर मंथ की जो हमने पहले दो वीडियोस में जो हमारे टॉपिक्स थे मेन उनको डिस्कस कर लिया है, और जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे उनको इस वीडियो में डिस्कस करके हम सितंबर मंथ के जो मंथली मैगजीन है हमारे विजन है इसको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जैसे ही अक्टूबर मंथ का विजन आइस आएगा फिर उसको हम लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ठीक है, तो अभी इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। ये जो मिशन था हमारा ये 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और अभी 2024 में जाकर इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसका एक बेसिक एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि क्या इसमें कंपोनेंट थे, किस तरीके से इसमें वर्क हुआ, किस किस चीज़ों पे यहाँ पे फोकस दिया गया है। यहाँ सबसे पहले एक डेटा बैंक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि अचीवमेंट्स क्या रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के। एक था स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और एक था हमारे यहाँ पे ग्रामीण, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे क्या किया गया, टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया। तो 11 करोड़ हाउसेज में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ 5.5 लाख विलेजेस जो है उनको ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, ये ग्रामीण के लिए। ठीक है, और अर्बन का देख सकते हैं हम कि 63 लाख जो हाउस होल्ड है वहाँ पे लैट्रिन्स बनाए जा चुके हैं, और कंस्ट्रक्टेड 64 एंड 1429 सिटीज ऐसे हैं इनको वाटर सरप्लस और ओडीआई फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखते हैं। तो स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसके 10 साल हो चुके हैं। इसका थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, यहाँ पे इसका ये थीम है जिसमें 3 पिलर्स पे फोकस किया गया है कि स्वच्छता की भागीदारी। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाएगा, अवेयरनेस इंश्योर किया जाएगा और स्वच्छ भारत को प्रमोट किया जाएगा। उसके साथ संपूर्ण स्वच्छता, जहाँ पे हम मेगा क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट करेंगे। हर एक सेक्टर को, हर एक एरिया में जो भी डर्टी एरियाज है, जहाँ पे भी गार्बेजेस हैं, जो भी पॉल्यूटेड एरियाज हैं, उन सब में हम क्लीनलीनेस ड्राइव क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और थर्ड पिलर जो है हमारा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, जहाँ पे एक सिंगल विंडो सर्विस है, जहाँ पे हम सेफ्टी और रिकॉग्निशन कैंप्स सेटअप करेंगे सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, जहाँ पे उनके वेलफेयर और हेल्थ की इंश्योरिटी क्या की जाएगी, डिफाइन की जाएगी एंड इंश्योर की जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। फर्दर मूविंग अहेड, ये स्वच्छ भारत मिशन है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो ये 2014 में हमारा क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन, यानी हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उनके बर्थडे के दिन क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमें अचीव करना था यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज को, और फोकस करना था हमें सैनिटेशन पे, जिसके तहत हम 2 मिशन से स्टार्ट किए थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो किसके अंडर है, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही स्टेक रहेगा। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हमने स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, जहाँ पे हमारा मेन फोकस है ग्रामीण एरिया, जो भी रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरियाज हैं, इन सब में क्या करना, क्लीनलीनेस प्रमोट करना हमारा एक मेन एम होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ पे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पे क्या क्या रहा है, अर्बन में और ग्रामीण में हमें इस पे फोकस करना है। देखते हैं हम कि क्या क्या गवर्नमेंट का अप्रोच एक रहा है इन दोनों इनिशिएटिव्स में। तो सबसे पहले हमने आज स्वच्छ सर्वेक्षण स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट्स को, स्टेट्स को रैंक करना स्टार्ट किया उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं अपने क्लीनलीनेस इंडेक्स में, किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं क्वांटिटेटिव लेवल पे और क्वालिटेटिव लेवल पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेफ डिस्पोजल इंश्योर करेंगे। किस चीज का, जो भी हमारे स्लज थे, जो गार्बेजेस थे रूरल एरियाज में, उनका सेफ डिस्पोजल, उनको सही से डिस्पोज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उसके बाद स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस बनाए गए, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स, ऐसे एरियाज जहाँ पे आइकॉनिक हेरिटेज बिल्डिंग्स है, रिलीजियस एंड कल्चरल प्लेसेस है, वहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव हम स्टार्ट करेंगे और उनको क्लीन करने का एक हमने इनिशिएटिव लिया। फिर गार्बेज फ्री सिटीज का हमने एक इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे हम स्टार रेटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं उन सिटीज को जहाँ पे जो अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, क्लीनलीनेस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अर्बन लोकल बॉडीज को भी क्या किया है, इन्वॉल्व किया है इन सारी चीजों में। फर्दर मूविंग एड, हमने स्टार्ट किया चैलेंज फंड फैसिलिटेटिंग मीटिंग सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर एक मीटिंग के थ्रू सब चीज़ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, बेंचमार्क सेट करेंगे, किस तरीके से हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करना है और किस तरीके से हमें सैनिटेशन पे फोकस करना है। उसके बाद स्वच्छ भारत कोष, यहाँ पे हमने फंड भी रेस किया जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके तहत, कि किस तरीके से कौन कौन से एरियाज में हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे और कहाँ से इसके लिए फंडिंग की जाएगी। तो हमने इन सब चीज़ों पे फोकस किया। तो ये गवर्नमेंट का स्टेक है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और ग्रामीण पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। ठीक है, फर्दर मूविंग अहेड,
किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा इनिशिएटिव रहा है, एक अच्छा रोल इसने प्ले किया है, किस तरीके से हमारे कंट्री के इंप्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में इसने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो सबसे पहले जो मैटरनल हेल्थ था और न्यू बॉर्न बेबीज का जो हेल्थ था उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। इससे कि रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 30% टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पे, ठीक है। और वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी घटा है और वहाँ पे जो हमारा मैटरनल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। 60 से 70 हज़ार चिल्ड्रन बहुत ऐसे एरिया थे जहाँ जो ओपन डेफिकेशन के शिकार थे, जो खुले में शौच करते थे ऐसे एरियाज में, तो वहाँ पे भी प्रॉपर वे में क्या टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया और सोर्स ऑफ वाटर और फूड कंटेमिनेशन को भी क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो डेथ है 1 ईयर ऑफ एज डिवाइडेड बाय 1000 लाइव बर्थ इन ए गिवन ईयर। एक साल में जितने डेथ हो रहे हैं एक साल के अंदर, उसको जितने हजार बर्थ है उसके अकॉर्डिंग रेशियो में करके हम क्या निकालते हैं, IMR निकालते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फर्दर डिजीज किस तरह से हम क्योर कर पाए, तो 3 लाख से ज़्यादा जो डेथ होती थी डायरिया की वजह से होती थी 2019 में कंपेयर टू 2014, जिसको हमने क्या किया, बहुत हद तक रिड्यूस किया। 58% हायर नॉन ओपन डिफिकेशन फ्री एरियाज हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन के मेल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत हद तक रिड्यूस हुए। स्टूडेंट इनरोलमेंट हमने इंक्रीज किया है। वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा सैनिटेशन पे फोकस किया। 90% ऑफ वुमेन जो है सेफर फील करती थी होम पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया है। फिर उसके बाद हेल्थ एक्सपेंडिचर में हमने सेविंग पे फोकस किया। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हमने इंक्रीज किया, जहाँ पे हमने क्या किया है, पीपल को एम्प्लॉय किया फ्रॉम इन वन सेक्टर टू अनदर या फिर वन फॉर्म टू अनदर। लगभग 1.25 करोड़ पीपल, 1.25 करोड़ पीपल को हमने क्या किया, एम्पावर किया है। और इन्वायरमेंटल लेवल पे भी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को भी हमने क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो ये सारे स्टेप्स है हमारे। इश्यूज क्या क्या यहाँ से रिलेटेड, सबसे पहले बिहेवियरल जो चेंज है। सर्वे में यहाँ बताया गया कि बहुत सारे हाउस होल्ड ऐसे हैं जो टॉयलेट का यूज सिर्फ काऊ डंग को स्टोर करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, कि अनलेस सिर्फ गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हम किसी भी चीज़ को प्रॉपरली क्या नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते किसी भी प्रॉब्लम को, अनलेस वहाँ के लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक भी लोगों के अंदर अवेयरनेस जाए क्लीनलीनेस को लेकर और सैनिटेशन को लेकर, तभी जाकर हम अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन को एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव बना पाएंगे, ठीक है। हमने इसे देख लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे अभी पुअर है, ठीक है, इनएडिक्वेट है हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो भी हमारे पास कम है, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वाटर की अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे पुअर एक्सेस है वाटर का, इन टॉयलेट्स, ठीक है, जहाँ पे हमें उसको इंप्रूव करना है। फंडिंग पे हमें फोकस करना है। उसके साथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और किस तरीके से हम वेस्ट को, जो भी हमारे गार्बेज हैं, ठीक है, गार्बेज हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, उनको किस तरीके से डिग्रेड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हम उसको किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा था SBM ग्रामीण और अर्बन दोनों लेवल पर हम इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल सोशल इंक्लूजन की जरूरत है, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, इस चीज़ को सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्विक एनालिसिस स्वच्छ भारत मिशन का, जो कि इसके 10 साल पूरे हुए अभी, तो हमने इसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस देख लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हमने कई बार अपने जो प्रीवियस मंथ थे, हमारा सितंबर का जो आर्टिकल था, जो द हिंदू के एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आए थे जहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। तो यहाँ पे क्यों ये न्यूज़ में था, हम ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेनलाइज किया किस चीज़ का, कोई भी ऐसा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव या फिर अब्यूजिव मटेरियल कोई भी पजेस करता है या स्टोर करता है, तो पॉक्सो के अंडर क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइंस इशू किया, ठीक है। अब ये किस चीज़ की वजह से हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्रॉपर वे में आपके सामने एक जजमेंट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, क्यों ये चीज़ न्यूज़ में आई थी, क्या इशूज़ थे इससे रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को क्या किया था, कर्टेल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ कंटेन करना, जो भी लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वो क्राइम के अंडर नहीं आता है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ड को ही चेंज करके यहाँ पे क्या किया, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल, ठीक है। वो जो कोई भी पजेस कर रहा है या फिर स्टोर कर रहा है, वो सब चीज क्राइम के अंडर आएगा। तो इसके डोमेन को क्या किया, होराइजन को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि इसका क्या होता है, तो चाइल्ड के ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, एक ये डीह्यूमनाइजेशन होता है, जहाँ पे चाइल्ड को ट्रीट किया जा रहा है एज ए कमोडिटी, जैसे यहाँ पे उसके लिए उसको सिर्फ एज ए कंटेंट हम लोग ट्रीट करते हैं और विक्टिमाइज करते हैं, ताकि
उसके अंदर सेम गिल्ट और वर्थलेसनेस की फीलिंग आए, यानी एक मेंटल लेवल पे भी उसको टॉर्चर करते। तो इस चीज़ों से डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप्स लिए। ठीक है, अब सजेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का? ठीक है, तो कुछ कुछ सजेशन से इससे रिलेटेड सबसे पहले हम सेक्स एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें कम्प्रीहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके बच्चों को लीगल और एथिकल रामिफिकेशंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड क्या लीगल लॉज है हमारे कंट्री में और सोशल लेवल पे क्या इसके इम्प्लीकेशन है, एथिकली ये कितना इनकरेक्ट है, कितना इनह्यूमन है, इस चीज़ों के बारे में हम लोगों को क्या करें, एजुकेट कर सके और अवेयर कर सके। ठीक है, इसको हमें यंग पीपल के अंदर इस प्रोग्राम को प्रोवाइड कराने की जरूरत है, जहाँ पे लोग कंसेंट का मतलब समझ पाए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम मीम्स में भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा नो मीन्स नो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, मीटू मूवमेंट, ये सब चीज़ हुआ था। वहाँ पे कंसेंट का मतलब समझाया जा सके और इसका इम्पैक्ट समझाया जा सके, किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, कोर्ट ने स्ट्रेस किया था किस चीज़ पे? सक्सेसफुल सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स पे, जैसे उड़ान प्रोग्राम झारखंड में स्टार्ट किया गया था। आप ये सारे एग्जांपल्स अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो कि उड़ान प्रोग्राम जो हमारे झारखंड में क्या किया गया, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, सक्सेसफुल सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। फर्दर मूविंग एंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, यूनियन ऑफ इंडिया में कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपर्ट कमेटी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन दिया था कि हमें एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी चाहिए, जहाँ पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर्म कर पाए हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, और वहीं पे हम रेज कर सके अवेयरनेस अबाउट पॉक्सो। ठीक है, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट है, उसके बारे में भी हम अवेयरनेस प्रमोट कर सके चिल्ड्रन के अंदर, ताकि उनको पता हो, उनके अपने राइट्स के बारे में चिल्ड्रंस अवेयर हो सके और उन्हें पता हो कि क्या क्या लॉज और रेगुलेशंस हमारे कंट्री में हैं जो चिल्ड्रन के राइट्स को, सेक्सुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ सपोर्ट करना चिल्ड्रन को और रिहैबिलिटेट करना। ठीक है, एक सपोर्टिव सर्विस हमें प्रोवाइड कराना हमारा मेन एक एम होना चाहिए। सपोर्टिव सर्विस हम प्रोवाइड कराएं जो विक्टिम्स हैं, और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स हम क्या कराए, इनिशिएट करें, ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन से स्टार्ट किया जाए, उसके साथ साथ थेरेपी, इंटरवेंशन, एजुकेशनल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों को क्या करें, हम प्रमोट करें, ताकि हम क्या कर सके, जो भी लोग विक्टिम रह चुके हैं, जो भी चिल्ड्रंस इसके विक्टिम्स रह चुके हैं, उनको वापस से रिहैबिलिटेट किया जाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क यूथ। ठीक है, हम इस चीज़ को अर्ली आइडेंटिफाई कर पाए, प्रॉब्लमेटिक सेक्सुअल बिहेवियर को हम क्या कर पाए, डायग्नोस कर पाए, और हम ये समझ पाए कि जो अर्ली रिस्क पे हैं जो चिल्ड्रंस, उनको हम क्या कर पाए, डायग्नोस कर पाए। ठीक है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि पॉक्सो ऑब्लिगेट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अंडरटेक मेजर्स and ensure that its provisions are given wide publicity through media including television, radio and print media। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉक्सो के अंडर एक हमारा ये प्रोविजन है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि ऑब्लिगेशन है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मेजर्स ले और इंश्योर करे कि जो पॉक्सो के प्रोविजंस हैं वो वाइड लेवल पे उसको पब्लिसिटी प्रोवाइड कराया जाए, वाइड लेवल पे लोगों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, एडल्ट्स के अंदर इसका अवेयरनेस, इसके रिलेटेड अवेयरनेस प्रमोट की जाए थ्रू मीडिया। अब वो टेलीविजन के थ्रू हो, रेडियो हो, प्रिंट मीडिया, यानी एनी टाइप ऑफ मीडिया के थ्रू हम क्या करें, तो जनरल पब्लिक है हमारी, जनरल जो हमारा पॉपुलेशन है, उनके अमाउंट क्या कर सके, हम एक अवेयरनेस प्रमोट कर सके, ताकि लोग इस चीज़ के रिलेटेड अवेयर रहें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या लॉज हमारे कंट्रीज में अवेलेबल हैं, कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, और कंपैशनेट सोसाइटी को एक कंपैशनेट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि सोसाइटी अकाउंटेबल हो कि किस तरीके से चाइल्ड के राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और कैसे सोसाइटी में एक बिहेवियरल चेंज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट के थ्रू, कि सोसाइटी में जो विक्टिम्स हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाए, और जो ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर होने वाले, उनको हम क्या कर सके, कर्टेल कर सके। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ सजेशंस है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया कि पॉक्सो 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 पॉक्सो। ठीक है, तो ये पॉक्सो है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसको 2012 में क्या किया गया था, पास किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है, जहाँ पे जो चाइल्ड के राइट्स उसको इन्फोर्स करना मेन गवर्नमेंट का गोल है। चाइल्ड के सेफ्टी राइट्स, सिक्योरिटी राइट्स, प्रोटेक्शन जहाँ पे हम करेंगे उनको सेक्सुअल एब्यूज से या फिर एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, किसी भी चिल्ड्रन को सेफगार्ड करना, उनके इंटरेस्ट को और वेलबींग को। ठीक है, एट एवरी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि चिल्ड्रन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, और जो भी उनके राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके रिलेटेड। ठीक है, पॉक्सो चाइल्ड को डिफाइन भी करता है, जो भी 18 साल से नीचे के जो लोग हैं वो चाइल्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर कल को ये क्वेश्चन आता है कि कौन से लोगों को चाइल्ड कहा जाएगा, तो पॉक्सो यहाँ पे पॉक्सो ने डिफाइन कर रखा है कि जो भी 18 साल या उससे नीचे के लोग हैं वो क्या चाइल्ड की कैटेगरी में लाई करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था जहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया था कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स ऑन चिल्ड्रन। यहाँ पे एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया पॉक्सो में 2019 में, जो कहता है कि अगर किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम कमिट किए जाते हैं तो जो हमारा एक्यूज है उसको क्या होगा, डेथ पेनल्टी दी जाएगी ऐसे क्राइम को कमिट करने के लिए। यानी चाइल्ड के राइट्स को और चाइल्ड के सेक्सुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सेक्सुअल कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लॉ और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किए गए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए गए। यहाँ पे हमने डेथ पेनल्टी का प्रोविजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना, फास्ट ट्रैक्स कोर्ट हम इस्टेब्लिश करें स्पेशली दिस काइंड ऑफ केसेस को डील करने के लिए, जहाँ पे हम मोर एफिशिएंट लॉस क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है। तो हमने पॉक्सो के बारे में देख लिया, और भी क्या क्या अदर मेजर जो स्टेप्स है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, फिर हमारे कंट्री में और भी क्या क्या लॉज हैं इस पर हम देखते हैं। तो एक IT एक्ट है जहाँ पे हमने इंश्योर किया है कि चाइल्ड फ्रेंडली कंटेंट हम अपने जो सोशल मीडिया है या फिर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वहाँ पे हम इंश्योर करें। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है जो डिफाइंस अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की नीड में उनको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, और जो भी लोग ऐसे जो चिल्ड्रंस है जो टॉर्चर हुए हैं, अब्यूज हुए हैं या फिर एक्सप्लॉइट हुए हैं सेक्सुअल और इलीगल पर्पस के लिए, उन सबको एक रिहेबिलिटेट किया जाए। फिर भारतीय न्याय संहिता जो हमारा रिसेंट जो हमारा IPC था उसको चेंज करके क्या किया गया, BNS कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। तो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चैप्टर 5 जो है उसका वो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन स्पेशली सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि चैप्टर 5 जो है हमारे भारतीय न्याय संहिता का वो क्या करता है, ऐसे चीज़ों से डील करता है, ऐसे केसेस से जो क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो स्पेशली यहाँ एक वर्ड लिखा गया स्पेशली, आपको इस पे फोकस करना है स्पेशली, यानी सेक्सुअल ऑफेंसेज या फिर चिल्ड्रन या विमेन के अगेंस्ट जो भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं उस पर स्पेशल फोकस किया गया, और हमारे कंट्री में स्पेशल लॉज इंट्रोड्यूस किए गए क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन 2016 लाया गया जहाँ पे हम एफर्ट्स लगाएंगे किस चीज़ के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, और जो भी मेनली स्पेशली क्या सेक्सुअल क्राइम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद UN कन्वेंशन जो राइट ऑफ द चाइल्ड इंडिया उसका भी सिग्नेटरी है, जहाँ पे हम क्या करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी ऑफेंसेस चिल्ड्रन के अगेंस्ट कमिट किया जा रहा है उस चीज़ को हम रिड्यूस करने पे सिग्नेटरी है। ठीक है। तो ये सारे कुछ एक लॉज थे हमारे इंडिया में जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं या फिर उस पर एक फुल स्टॉप लगाने का कोशिश करते हैं, ये हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चीज़ देख लिया कि चाइल्ड सेक्सुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल से रिलेटेड क्या लॉज है हमारे कंट्री में, क्या क्या हमने देखा, ये सब चीज़ हमने देख लिया। यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए जहाँ पे हम रेप केसेस को और सेक्सुअल ऑफेंसेस को हम क्या करते हैं, डील करते हैं अंदर पॉक्सो एक्ट। ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। तो इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारा खत्म होता है। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। ठीक है। यहाँ पे हम विमेन पे फोकस करेंगे। प्रीवियस टॉपिक पे हमने चिल्ड्रन पे फोकस किया जहाँ पे उनके सेक्सुअल हरासमेंट पे हमें ध्यान दिया कि किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारे कंट्री में, कि कौन कौन से मैकेनिज्म स्टैब्लिश्ड हैं। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों रहा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वाई न्यूज़। तो रिसेंटली द जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट रिवील्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इनइक्वालिटीज इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। एक हेमा कमेटी करके है। ठीक है। इसने क्या किया है, एक मिनट, हाँ, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रोवाइड किया जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से वुमेन को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इनइक्वाली ट्रीट किया जा रहा है और किस तरीके से उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और हरास किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस होता है क्या। तो आप सब ये जानते हैं कि जो भी वर्क प्लेस पे वुमेन के राइट्स को हरास करें इन फेवर, जो भी हम देखते बहुत सारे केसेस मी टू कैंपेन्स थे फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारे हम देखते हैं। तो यह सर जो उनके वर्क प्लेसेस पे उनको सेक्सुअली जो हरास किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। यहाँ ओवर 419 केसेस बताया जा रहा है और अबाउट 35 पर मंथ वे रिपोर्टेड इन द कंट्री 2022। यहाँ पे आप ये डेटा रख सकते हैं याद कि NCRB के अकॉर्डिंग 2022 में, ईयर 2022 में ऑलमोस्ट 32 केसेस पर मंथ, या फिर ओवरऑल हम देखें तो 419 केसेस थ्रू आउट द ईयर रिपोर्ट किए गए हैं किस चीज़ के, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। तो यहाँ पे रीजंस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो क्या क्या रीजन है वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पावर इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे विमेन को डोमिनेट किया जाता है। ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो यहाँ विमेन को क्या क्या किया जाता है, बैक सीट पे क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी है, ये चीज़ हम देखा। स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि विमेन घर के लिए बनी है, उनके लिए वर्क्स डिफाइंड है। तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है कि अगर आपको, हाँ ठीक है, आपको प्रमोशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे
हमारी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। परसिव्ड इम्प्यूनिटी है, ठीक है, जो पर्सन जो अथॉरिटी में उस चीज़ के रिलेटेड। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन है। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले करियर डिसरप्शन एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो एक अनसेफ और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है वुमेन के लिए, जहाँ पे वुमेन प्रॉपरली क्या वुमेन का प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो एक ड्रॉबैक है हमारे कंट्री के लिए कि एक ऑलमोस्ट जो हमारी सोसाइटी का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉपरली वर्क या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो हेल्थ इम्पैक्ट है कि जो विक्टिम होती हैं उनको हाइटेंड लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये उनका हेल्थ इम्पैक्ट हो गया। या फिर सेल्फ वर्थ उन्हें फील होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और सेल्फ वर्थ भी उनकी लूज होती दिखती है, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हरासमेंट होता है, जो हमारे राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड की गई आर्टिकल 14-15 में, राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी प्रोवाइड किया गया हमारे आर्टिकल 21 में। इन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक। फर्दर मूविंग एट वर्क प्लेस पे क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हम इसको देखते हैं। तो वर्क प्लेस पे अगर देखा जाए टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट होता है, जहाँ पे टॉक्सिक वर्क कल्चर प्रमोट होगा, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा और इससे फर्दर क्या होगा, इसको मिस यूज़ किया जाने लगेगा। वुमेन के लिए अनसेफ और नॉन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगेगा। उसके बाद प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उस पर असर पड़ता है। मैंने बताया कि वुमेन ऑलमोस्ट 50%, एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि सोसाइटी का आधा जो पॉपुलेशन होता है वो क्या होता है, वुमेन होती है। और उनको ही वर्क फोर्स में अगर हम नहीं इंक्लूड करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं इंक्लूड करें, तो हमारे कंट्री के लिए एक इकोनॉमिकल वे में ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो सकता है, क्या कह सकते हैं, ड्रॉबैक की तरह प्रेजेंट कर सकता है। उसके साथ साथ सोसाइटी लेवल पे हम देखते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटल लेवल पे। तो सबसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी प्रमोट होगी, डिस्प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, अफेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें वुमेन को। जेंडर इनइक्वालिटी, जहाँ पे वुमेन के करियर ग्रोथ को और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को क्या किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, ये एक इसका ड्रॉबैक है। और वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, इसमें लोअर हो जाएगा। वुमेन के लेस वुमेन क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, फिर से हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल बनती चली जाएगी, ठीक है। हमने ड्रॉबैक्स देख लिए। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारे कंट्री में अवेलेबल हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वुमेन के राइट्स को। सबसे पहला विशाखा गाइडलाइंस इशू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में, जहाँ पे हमने क्या किया था, एक गाइडलाइंस इंश्योर किया था किस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है हमें वर्क फोर्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिवेंशन ऑफ एक एक्ट था यहाँ, जहाँ पे प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन का, जहाँ पे वर्क प्लेस पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इसको कहा जाता है टुवर्ड्स एड्रेसिंग वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे उसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा गया, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2014 पॉश एक्ट। ये क्या एम करता है, इसका मेन एम क्या है कि हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट देयर प्लेस ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, ठीक है। हम सिर्फ एड्रेस ही नहीं करना है, एक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करना है जहाँ पे हम उसको एड्रेस कर सके और सेक्सुअल हरासमेंट के जो भी केसेस आ रहे हैं उस कंप्लेंट्स को क्या कर सके, हम एड्रेस कर सके, ठीक है। इंटरनल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी यहाँ पे कंस्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे इस लॉ में प्रोवाइड किया गया, और लोकल कंप्लेंट कमेटी भी जो हैंडल करेगा इन सारे कंप्लेंट्स को। यानी प्रॉपर्ली हमने एक डिफरेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दिया ताकि इसको डिफरेंट वे में या फिर पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को डिस्कस किया जा सके और एड्रेस किया जा सके, ठीक है। फिर हमने एक सी बॉक्स स्टार्ट किया, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। अब ये क्या, तो ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे वुमेन जो है एनोनिमसली क्या कर सकती है, कंप्लेंट लॉन्च कर सकती हैं ऑनलाइन, ठीक है। उन्हें किसी पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का इस क्षेत्र में, कह सकते हैं इस एरिया में। और एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 2017 में। तो एक अच्छा स्टेप है जहाँ पे आप वुमेन के लिए लिख सकते हैं। उसके अलावा कन्वेंशन है ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, जो भी वुमेन है उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं किसी भी टाइप के हो, तो उसको एलिमिनेट करने का एक कन्वेंशन जिसका इंडिया सिग्नेटरी, इंडिया ने रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को 1993 में। तो हमने इस चीज़ को भी देख लिया। फर्दर देखें तो रीजंस फॉर परसिस्टेंस, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो सेक्सुअल हरासमेंट है परसिस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले अंडर रिपोर्टिंग, बहुत सारी वीमेन रिटेलिएट करने से डरती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट कुछ क्राइम्स हो सकते हैं फर्दर फ्यूचर में। तो बहुत सारी वीमेन सोचती है कि इन सब पचड़ों में क्यों ही पढ़ना, तो दे चूज टू बी क्वाइट।
तो एक अंडर रिपोर्टिंग भी एक रीजन है। उसके बाद नॉन फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो हमने बताया कि जो पॉश एक्ट है हमारा, उसके अंदर जो आईसीसी बनाने का जो प्रोविजन है, तो ये सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो एक रीजन है। लिमिटेड रिसोर्सेज है वुमेन के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। उसके साथ साथ अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। तो ये सारे जो रीजन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है, सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे, ये सारी चीज़ें आज भी प्रिवेल करती हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, तो हमें जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, इसको और भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग लॉज लाना पड़ेगा, जिसके तहत हम क्या कर सकें, आईसीसी इसको जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इस चीज़ को सही से क्या किया जाए, सेटअप किया जाए और स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इम्पोज किया जाए, जो इस चीज़ जो भी एरियाज में ये चीज़ नहीं फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट किया जा सकता है एलसीसी पे। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी हम प्रमोट कर सकते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट कर सकते हैं। कहाँ पे, वर्क प्लेस पे, जहाँ पे हम पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करें। उसके साथ साथ कोलैबोरेट करना सिविल सोसाइटीज़ के साथ साथ, ताकि वो वुमेन को एजुकेट कर सके, सपोर्ट कर सके वुमेन को इनफॉर्मल सेक्टर में इन सभी चीज़ों में ग्रो करने के लिए। और रिकमेंडेशन क्या कह रहा है हेमा कमेटी का, हम इस पर ही फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला हमें कैरेक्टराइज करना है वुमेन इन सिनेमा को। ठीक है, किस तरीके से उनके रोल्स को, क्या क्या उनके जो पावर होल्डर्स हैं उनको क्या करना, उनको एक डिसेंट्रलाइज करना उसमें। ठीक है, फिर जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना। ठीक है, जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, मोनोपोली जो है उसको रिड्यूस करेंगे। उसके साथ साथ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को रीडिफाइन करना कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, किस तरीके से मैस्कुलिनिटी को इक्वेट कर सकते हैं हम जस्टिस, इक्वालिटी, कंपैशन के साथ, वायलेंस और एग्रेशन की जगह पे। ठीक है, उसके बाद फेमिनिटी टू बी डिवोर्स फ्रॉम पैसिवनेस एंड साइलेंट सफरिंग। फेमिनिटी का मतलब जैसे कैसे हम वायलेंस एंड एग्रेशन को अलग करेंगे मैस्कुलिनिटी से, वैसे ही पैसिवनेस और साइलेंट से सफरिंग को हमें अलग करना होगा फेमिनिटी से। और हमें एक वेलफेयर फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे सही तरीके से हम इस सब चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाए मॉनिटरी सपोर्ट के साथ। तो ये था आर्टिकल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड जो हमारा लॉ था, उसके बारे में। यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या रीजन्स है सेक्सुअल हरासमेंट के। ठीक है, क्यों आज तक ये प्रिवेल कर रहे हैं, हमने ये भी देखा, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, हमने ये देखा। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डेटा, हमने इन सब चीज़ों को देख लिया। और इसी के साथ ये आर्टिकल भी हमारा खत्म होता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में डिस्कस करता है। तो यह बताया जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम। गगनयान जो प्रोग्राम था उसको एक्सटेंड करके हमने उसी के अंडर ऐड किया एक नया मिशन को, जहाँ पे हम इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाय 2035 एक टारगेट लिया गया है। ठीक है, अभी गगनयान मिशन क्या है, तो गगनयान मिशन जो हमारा है ये एक फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ठीक है, इंडिया का, जो कि अप्रूव किया गया था 2018 में, जो कि अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है, अभी अंडर वर्किंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो हमारा मिशन है ये है यहाँ पे। ठीक है, इसकी टोटल फंडिंग फॉर गगनयान प्रोग्राम क्या है, रिवाइज की गई है अभी इसी के तहत, जहाँ पे हमने 2000 करोड़ से इसको कम से कम बढ़ाकर क्या कर 20,000 करोड़ कर दिया। अभी के टाइम पे जो पहले क्या थी 12,000 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन है क्या, तो एक BAS क्या है, इंडिया का एक प्लान स्पेस स्टेशन है। साइंटिफिक रिसर्च किया जाएगा स्पेस में, उसके लिए एक स्टेशन क्रिएट करना, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाकर स्टे कर पाए फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि अर्थ के ऑर्बिट से 400 से 450 किलोमीटर क्या होगा, ऊपर होगा। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च क्या कर सकते हैं, स्पेस में कंडक्ट कर सकते हैं बाई स्टेइंग देयर फॉर मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हमें समझ में आ गया कि स्पेस फ्लाइट और ह्यूमन हैबिटेशन को प्रमोट कर सकते हैं। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें लॉन्गर पीरियड मिलेगा। माइक्रो ग्रेविटी पे रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पे। इनोवेशन फॉस्टर कर सकते हैं हम उस जगह पे। टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इंटरनेशनल प्रेस्टीज भी रहेगा हमारा कि हमने अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना लिया। अब चैलेंजेस क्या क्या है, तो हमारी कंट्री में क्या है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कि लो R&D है यहाँ पे हमारी कंट्री में, तो हमें R&D प्रमोट करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे क्या कर सके हम न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज में अपने अच्छे तरीके से क्या कर सके, अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। और उसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल इशूज़ है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके हम स्पेस स्टेशन सही तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ अदर कंट्रीज़ का भी सपोर्ट हम इंश्योर कर सकते हैं। स्पेस रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है, तो एस्ट्रोनॉट के हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस है, तो हमें सही तरीके से एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम क्या कर सके स्पेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनको एडजस्ट करा पाएँ। उसके साथ साथ स्पेस डेब्रिस जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, तो हम उस तरीके से भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्पेस डेब्रिस जो है एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज कर सकता है हमारे स्पेस स्टेशन मिशन के ऊपर, और किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस कोलिजन को अवॉइड करेंगे। ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, सही तरीके से अपने कंट्री का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम एक इस्टेब्लिश कर पाएंगे।
ठीक है। इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे हमने बेसिक बता दिया। जब ये मिशन लॉन्च हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग मिशंस वर्क करने लगेंगे, तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो इंडिया का R&D इकोसिस्टम है, इसके बारे में ये आर्टिकल है हमारा कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ 3 अम्ब्रेला स्कीम, ठीक है, जो कि यूनिफाई कर दिया गया है विज्ञान धारा के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया के R&D जो इकोसिस्टम है उसको क्या कर सके, इन्हेंस कर सके, इंप्रूव कर सके, ठीक है। अब ये विज्ञान धारा स्कीम है क्या, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। और उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रमोट करना है, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है, ताकि हम स्ट्रेंथन कर सके अपने स्टेम सेक्टर को, साइंस सेक्टर को, टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन इकोसिस्टम को अपने कंट्री के अंदर। और ये क्या आपको ध्यान रखने की बात है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। अब इसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट है। सबसे पहला कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ताकि हम ह्यूमन को भी इसमें इंक्लूड कर पाए। उसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि हम रिसर्च एक्टिविटीज़ प्रमोट कर पाए डाइवर्स फील्ड में, जहाँ पे बेसिक रिसर्च कर पाए, ट्रांसलेशनल रिसर्च कर पाए, कोलैबोरेट कर पाए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ। उसके साथ साथ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पे हमें फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पे हम फॉस्टर कर पाए इनोवेशन को और न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, स्टार्टअप सपोर्ट कर पाए, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर पाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाए, कॉमर्शलाइज कर पाए उस चीज़ को, और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हम डेवलप कर पाए इस सेक्टर में। ये इसका मेन 3 कॉम्पोनेंट्स है, मेन कॉम्पोनेंट जिस पे हमें फोकस करना है विज्ञान धारा स्कीम के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है R&D प्रमोट करने का। स्ट्रॉन्ग R&D इकोसिस्टम अगर किसी कंट्री में रहता है तो क्या उसका बेनिफिट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उस कंट्री का, ठीक है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जनरेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रेवेन्यूज जनरेट होंगे उस कंट्री में, ठीक है। उसका नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप होगी, जहाँ पे R&D फोस्टर होगा तो पॉजिटिव नॉलेज होगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज चेंज हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, और इनोवेटिव एक्टिविटीज़ भी प्रमोट होंगी, जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर भी प्रॉपर वे में प्रमोट हो पाएगा। अलॉन्ग विद दैट एड्रेस कर पाएंगे हम डेवलपमेंटल चैलेंजेस को, जैसे हमारे अभी टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हम निकाल पाएंगे। तो उसके बाद इरेडिकेट कर पाएंगे नेग्लेक्टेड डिजीजेस को, ये सारी चीज़ें, और नेशनल सिक्योरिटी भी हम प्रमोट कर पाएंगे, जो कि हेल्प करेगा हमें डेवलप करने में। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीज़ों से हम क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स से हम क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे विद प्रॉपर R&D इकोसिस्टम, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि इंडिया का R&D इकोसिस्टम का क्या हाल है इस टाइम पे, किस तरीके से इंडिया का R&D इकोसिस्टम फॉस्टर कर रहा है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि इंडिया जो है रैंक्स 3rd वर्ल्ड वाइड इन नंबर ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड स्कॉलरली आउटपुट, ठीक है। 3rd नंबर पे इंडिया साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में। जितने टोटल पेटेंट्स फाइल्ड होते हैं उसमें 6 नंबर पे इंडिया। और इंडिया ने सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है कि इंडिया जो है 39 पोजीशन इसने सिक्योर किया है 113 कंट्रीज़ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, ठीक है, 2024 के। यानी इंडिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वे में, ठीक है। तो हमें इस पर और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अभी के टाइम पे। अब इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या, हम इस पर फोकस करना चाहिए। तो हम देखें तो सबसे पहला लो बजट है हमारे कंट्री में किस चीज़ का, इनोवेशन एंड R&D पे, ठीक है। जो हमारे परसेंटेज ऑफ GDP यहाँ पे खर्च होती है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0.6% है, जो कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में USA में 2.8% खर्च होता है R&D के ऊपर, चाइना में 2.1, इसराइल में 4.3, कोरिया में 4.2। यानी आप देख सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो अपने GDP का कितना बड़ा परसेंटेज R&D पे खर्च करते हैं। वहीं इंडिया में ओनली 0.6 to 0.7% खर्च होता है। यानी यहाँ पे लो बजट है, जिससे R&D प्रमोट नहीं हो रहा लार्ज लेवल पे। उसका लार्ज स्केल ब्रेन ड्रेन है, ठीक है। इंडिया के जो बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स और रिसर्चर्स है वो माइग्रेट कर जाते हैं अब्रॉड, ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, जिससे क्या होता है इंडिया के अंदर रिसोर्सेज का ब्रेन ड्रेन हो जाता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करने की जरूरत है हमें, स्टेट ऑफ आर्ट लैबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर, ताकि सही वे में साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक स्टूडेंट जो हैं इस चीज़ में प्रमोट कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए। इनोवेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। IPR प्रोटेक्शन लॉज हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जहाँ पे हम जो भी हमारे लॉज उसको अच्छे तरीके से जो इन्वेंशन है उसको हम एक राइट्स प्रोवाइड करा सके और उसको रॉयल्टी प्रोवाइड की जा सके। हम यूनिवर्सिटीज़ में R&D कल्चर को प्रमोट कर पाए, फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएं यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो क्या कर सके, जो वर्ल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं इन सेक्टर में, उनके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में भी क्या कर पाए, वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, कोलैबोरेट करना, ताकि हम रिसर्च और टेक्नोलॉजी में एक प्रॉपर बैलेंस बना सके।
और इन्वेस्ट करना है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे। हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसका मेन एम क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहाँ पे हम कैटलाइज और एनर्जाइज कर पाए रिसर्च एंड इनोवेशन को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा हमारे कंट्री के R&D को। ठीक है, तो हमें NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 2020 की, उसको भी अच्छे तरीके से हम इम्प्लीमेंट करके अपना R&D इकोसिस्टम बोल्स्टर कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो यहाँ पे हमारा R&D वाला टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग अहेड, एक आपका लास्ट ये टॉपिक है यहाँ पे जिसके बारे में, जो हम स्कीम के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो स्कीम है यहाँ पे आपके, ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, ये क्या है कि एक ऐसा स्कीम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ पे हम मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, जहाँ पे प्रोवाइड कराना है रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स एंड टू कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी हैं वहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसको स्टेबल करना और एक प्रॉपर डिफिनिट अमाउंट प्रोवाइड कराना फार्मर्स को, एक इस स्कीम का गोल है, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 2018 में। आपको इतना बस ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस मंथ का, सितंबर मंथ का पूरा विजन का, हमने विजन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उसको डिस्कस कर लिया है। और जैसे कि आप एक बार रिकैप ले सकते हैं, सबसे पहले हमने स्वच्छ भारत मिशन को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने ग्रामीण और अर्बन सबके बारे में देखा। उसके बाद उसके प्रॉपर जेनेसिस को हमने देखा। फर्दर मूविंग एड, उसके बाद हमने देखा कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूज मटेरियल क्या है, कैसे मद्रास हाई कोर्ट के जो एक लॉज को हियरिंग को ओवरटर्न किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या तरीके से लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। उसके साथ साथ हमने देखा कि सजेशंस क्या क्या दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। पॉक्सो क्या है हमने देखा, उसके ऑब्जेक्टिव को देखा। उसके साथ साथ हमारे कंट्री में अदर मेजर से IT एक्ट के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में देखा हमने। भारतीय न्याय संहिता में देखा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। फिर और भी 2-3 कन्वेंशंस देखे हमने। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में देखा हमने। उसके बाद जो विमेन का हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे, उसके बारे में देखा किस तरीके से हेमा कमेटी ने पॉइंट आउट किया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इनइक्वालिटी प्रमोट की जा रही है और सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है विमेन का। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ डेटा देखा हमने, NCRB के रीजन हमने समझा। फिर क्या क्या इंपैक्ट है इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा, वर्क प्लेस में क्या क्या इंपैक्ट है, सोसाइटल लेवल पे क्या इंपैक्ट हमने ये देखा। फिर हमने इनिशिएटिव्स के बारे में देखा, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या रीजन इसकी वजह से आज भी प्रिवेल कर रही है प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में। फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। फिर रिकमेंडेशंस भी लास्ट में हमने देखा हेमा कमेटी के। ठीक है, अब आपको आपके एग्जाम में अगर पेपर 1 में भी आता है कि हेमा कमेटी किससे रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को। फिर गगनयान प्रोग्राम के बारे में हमने देखा, बेसिक अभी यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जब ये मिशन और भी ज़्यादा डीप में जाएगा और इस पर और भी ज़्यादा R&D होगा तो हम इस पर और भी ज़्यादा फोकस करेंगे। और लास्टली फिर हमने R&D इकोसिस्टम के बारे में देखा कि जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, विज्ञान धारा स्कीम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या क्या प्राइमरी कंपोनेंट्स है इसके R&D में, क्या क्या सिग्निफिकेंस है R&D इकोसिस्टम होने का हमने देखा। इंडिया का R&D का क्या पोजीशन हमने ये देखा, क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने वो देखा हमने, और क्या क्या हम उस चीज़ से डील कर सकते हैं ये भी चीज़ हमने देख लिया। और लास्टली हमने एक स्कीम के साथ इस आर्टिकल को हमने इस प्रॉपर मंथ के मैगजीन को फिनिश कर लिया है, जो कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना है, जहाँ पे हमने एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एक क्या कह सकते हैं इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है, जहाँ पे हम फार्मर्स के इनकम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके वेलफेयर के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा खत्म होता है ओवरऑल। आपको अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप खुद से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप एक जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लिए बताया था, यू कैन मेक अ रजिस्टर एंड A4 शीट, जो भी आप फाइल बनाओ और वहाँ पे डिफरेंट थीम्स के बेसिस पे क्या करो, अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। सिर्फ डेटा वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल लग रहा है, कोई फैक्ट लग रहा है, कोई NCRB का जैसे हमने रिसेंट डिस्कस किया वो लग रहा है, इंडिया का पोजीशन हमने देखा R&D इकोसिस्टम में वो लग रहा है, IPR रिलेटेड कोई लॉज है, ये सारी चीज़ों को हमने जो देखा, विमेन के बारे में हमने देखा, वो विमेन सेक्शन में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन सबको देखा हमने। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पेपर 2 को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम हम यहाँ इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। जय हिंद।